आज का हमारा लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 को क्लोज करेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.5 को डिस्कस करने वाले हैं। और उससे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इस लेक्चर में हम मेनली डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड हाउ टू प्लॉट पॉइंट्स इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे हाउ टू मूव बिटवीन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। मींस कि पोलर कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के पॉइंट्स को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना भी सीखेंगे। और ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म मींस कि पोलर फॉर्म में आप किस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। मेनली इन दो ऑपरेशंस को हम डिस्कस करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एज यूजुअल जैसे ऑर्डिनरी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती है, पोलर फॉर्म में भी उसी तरह से एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज अ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम पॉइंट्स को ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इससे जरा अलग है। मींस यहाँ पर हम पॉइंट्स को प्लेन पर मुख्तलिफ तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को। व्हाट इज अ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम इन विच each point is specified by a distance denoted by r from the origin and an angle theta measured from the positive real axis। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के केस में ओरिजिन को पोल कहते हैं और रियल एक्सिस दैट इज एक्स एक्सिस को पोलर एक्सिस कहते हैं। means each point is represented by r theta। तो प्लेन पर हर पॉइंट को हम r और थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पर r उस पॉइंट का डिस्टेंस होता है ओरिजिन से, इसे रेडियल डिस्टेंस भी कहते हैं, और थीटा एंगल होता है बिटवीन द रियल एक्सिस दैट इज द पोलर एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट टू द ओरिजिन। जैसा कि आप इन फिगर्स में देख सकते हैं, जहां पर मैंने कंपेयर किया है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रेक्टेंगुलर ग्रिड्स होती हैं और जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें कंसेंट्रिक सर्कल्स या सर्कुलर ग्रिड्स होती हैं जो कि बेसिकली रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी पॉइंट को हम r थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, r उस पॉइंट का डिस्टेंस होता है ओरिजिन से और थीटा एंगल होता है बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट टू द ओरिजिन एंड द पोलर एक्सिस। अब हम मुख्तलिफ एग्जांपल्स के साथ इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम पॉइंट्स को प्लॉट करना सीखेंगे कि पॉइंट्स को किस तरह से आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट करेंगे। जिसमें बहुत सारी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, r की पॉजिटिव वैल्यूज, r की नेगेटिव वैल्यूज, थीटा के डिफरेंट वैल्यूज को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, जिसको हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट करना सीखेंगे। तो 4 मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, जिसमें r और थीटा की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज दोनों को हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो r क्योंकि डिस्टेंस है वो पॉजिटिव ही है, लेकिन नेगेटिव वैल्यूज ऑफ r ये रिप्रेजेंट करती हैं
कि जो पॉइंट हम ड्रा करेंगे वो एंगल के ऑपोजिट होगा। तो इन पॉइंट्स को हम ड्रा करते हैं, जिसमें सबसे पहले है 2 and 75 डिग्री। 2 मीन r is 2 and theta is 75 डिग्री। तो 75 डिग्री ऑलमोस्ट इस तरफ होगा, ये पोलर एक्सिस के साथ आपने जो है वो एंगल को मेजर करना है काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये 75 डिग्री ये थीटा की वैल्यू है और r की वैल्यू 2 है। तो आपने ओरिजिन से 2 यूनिट्स यहाँ पर डिस्टेंस लेने। अब वो डिस्टेंस कैसे लेना है आपने, बेसिकली पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम रेडियल डिस्टेंस लेते हैं। मीन r इज इक्वल टू 2 इज ए सर्कल ऑफ रेडियस 2। सो हमने 2 यूनिट्स का एक सर्कल ड्रा करना है। तो ये सर्कल जहां भी इस लाइन को मीट करेगा वही आपका पॉइंट होगा। तो ऑलमोस्ट ये यहां पर जाके इसको टच करेगा। तो ये पॉइंट है 2 and 75। बेसिकली ये पूरा ही एक सर्कल है, ऐसे 2 रेडियस का सर्कल है। तो इस लाइन को जहां पर भी ये कट करेगा वही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा 2 and 75। ये एक्चुअली कंप्लीट एक सर्कल है ऐसे। नेक्स्ट है -3 and 120। तो इसमें आपने एंगल जो है वो 120 डिग्री लेना है, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा और r की वैल्यू -3 है। तो r नेगेटिव को कैसे ड्रा करना है वो भी हम इसी फिगर में देखते हैं। तो पहले तो हम 120 डिग्री 120 90 + 30 ऑलमोस्ट यहां पर बनेगा 120। अब 120 डिग्री एंगल तो हमने ले लिया है, लेकिन r की जो वैल्यू है वो है -3। तो 3 यूनिट डिस्टेंस हम यहां पर मेजर नहीं करेंगे, बल्कि इस लाइन के ऑपोजिट हम बैक साइड पे इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे ऐसे, और 3 जो है वो हम यहां पर लेंगे। अब मींस यहां पर अब हम 3 रेडियस का सर्कल ड्रा करेंगे। बेसिकली ये 3 रेडियस का सर्कल इस लाइन को ऑलमोस्ट यहां पर कट करेगा। तो ये पॉइंट होगा -3 and 120 डिग्री। तो होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी कि अगर r की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो जो आपने एंगल ड्रा किया है, जैसे यहाँ पर मैंने ये 120 ड्रा किया है और ये लाइन मैंने ड्रा की, तो अगर तो r की वैल्यू +3 होती तो मैंने यहाँ पर जो 3 रेडियस का सर्कल था यहाँ पर इसको कट करता, यहाँ हमने पॉइंट को ड्रा करना था 3 and 120। लेकिन माइनस के केस में आपने ऑपोजिट साइड यानी इस लाइन के ऑपोजिट साइड पे आपने 3 यूनिट का जो डिस्टेंस है बेसिकली ये तो ऑपोजिट साइड पे हम ड्रा करेंगे -3 120। इस तरह से आप नेगेटिव वैल्यूज ऑफ r को ड्रा करेंगे। तीसरे केस में है 5 and 5π/6। अब 5π/6 जो है वो 150 है और 150 अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और r की वैल्यू 5 है। तो आपने सिंपली यहाँ पर 150 एंगल पे लाइन ड्रा करनी है और 5 यूनिट्स डिस्टेंस पे पॉइंट को स्केच कर देना है 5 and 5π/6। लास्ट क्वेश्चन है जिसमें दोनों वैल्यू भी नेगेटिव में है, r भी नेगेटिव में है और थीटा भी नेगेटिव में है। तो इसको भी देखते हैं। नेगेटिव थीटा का मतलब है कि आपने क्लॉकवाइज एंगल को ड्रा करना है। तो इसको मैं सेपरेटली ड्रा कर देता हूं यहां पर। -2π/3 मीन -120। तो -120 एग्जैक्टली यहां पर बने। हम ये पोलर एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को ड्रा करेंगे। सो दिस इज -2π/3। अब यहां पर देखिए r की वैल्यू फिर से नेगेटिव है, -3 है। तो हम इस डायरेक्शन में r को ड्रा नहीं करेंगे बल्कि इसके ऑपोजिट यानी इसको बैक साइड पे एक्सटेंड करेंगे और -3 अब 3 यूनिट्स का डिस्टेंस है। एग्जैक्टली होगा क्या कि आप यहाँ पर 3 रेडियस का सर्कल ड्रा करेंगे बेसिकली, जो कि इसको अगर यहाँ पर कट करते हैं तो ये पॉइंट बनेगा -3 -2π/3। तो यकीनन अब आप किसी भी पॉइंट को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट
कर सकेंगे। यहाँ पर मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज को कंसिडर किया है आपके कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाने के लिए। तो अगर फिर भी कोई इशू हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। A point in polar coordinate system may have infinite many representations. Means कि एक ही पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए हम उसको इन्फिनिट मैनी रिप्रेजेंटेशंस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया 2 and 75 को, जो कि बेसिकली यहाँ पर था। अगर आप देखें इसको मैं दूसरे अंदाज में अगर डिफाइन करना चाहूँ, इसी को अगर मैं बैक साइड पे एक्सटेंड कर लूँ उसे, तो ये पाए यानी 180 इसमें मजीद ऐड हो जाएगा। मींस 75 प्लस पाए, तो ये एंगल बन जाएगा जहां तक इस लाइन का 75 प्लस पाए काउंटर क्लॉकवाइज। और इसी की अगर मैं नेगेटिव वैल्यू ले लूं, मीन जहां पर अगर हम कहें इसे 275 को 75 प्लस पाए यानी 180 डिग्रीज, इस एंगल की अगर हम बात करें तो वो यहां पर है। और इस तरफ आने के लिए हम r की नेगेटिव वैल्यू लेंगे, सो वी राइट -2। So 75 plus 180 and -2 also represents this point। और इसके साथ साथ और भी इसकी डायरेक्शंस ली जा सकती हैं। वो कौन सी हो सकती हैं तो मैं जनरली डिस्कस कर लेता हूं कि अगर आपके पास r थीटा कोई पॉइंट है तो ये एग्जैक्टली ऐसे ही है कि आप इसको रिप्रेजेंट कर दें r एंड थीटा प्लस 360 डिग्री इंटू n, यानी 360 का कोई भी मल्टीपल वेयर n इज एनी इंटीजर, n may be positive, n may be negative, these two points are exactly the same। तो इस तरह से पोलर कोऑर्डिनेट्स में एक ही पॉइंट को आप मुख्तलिफ तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्जन बिटवीन पोलर एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। मीन कि आप जो पॉइंट्स रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है उन्हें पोलर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या अगर कोई पॉइंट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है तो उसे आप रेक्टेंगुलर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन बिटवीन पोलर एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अगर कोई पॉइंट पोलर कोऑर्डिनेट्स में गिवन है, मीन आपको r और थीटा का पता है और वहां से आप उसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम सिंपल जो इक्वेशंस यूज करेंगे वो ये होंगी, x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। तो अगर हमें r और थीटा का पता होगा तो हम x और y की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकेंगे। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में गिवन है और हम उसे पोलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम जो रिलेशंस यूज करेंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड थीटा इज टेंजेंट इनवर्स y बाय x। इन इक्वेशंस को बेसिकली हमने यूज किया है r और थीटा की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए। तो ये रूल्स हैं जिनसे हम पोलर से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में और रेक्टेंगुलर से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट z is equal to 1 plus square root of 3 into iota be a complex number which is given in rectangular coordinate system, और इसको हम पोलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसे ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखें तो ये 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। सो हियर r इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वी गेट 3 plus 1 4, r is equal to 2 and theta is tangent inverse square root of 3 by 1 which is equal to pi by 3. So the point z in rectangular coordinates can be written as in polar coordinate as 2
एंड पाई बाय 3। तो इस तरह से हम रेक्टेंगुलर से पोलर में मूव कर सकते हैं। सिमिलरली पोलर से रेक्टेंगुलर में जाने के लिए हम इन इक्वेशंस को यूज करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट है पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट z is equal to x plus iota y be a complex number, then z can be written as r into cos theta plus iota sin theta, where x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. This representation of z is called polar form of the complex number. Here r is equal to x square plus y square square root and theta is tangent inverse y by x. फॉर एग्जाम्पल हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, तो कुछ पार्ट्स को हम डिस्कस करते हैं। लाइक पार्ट नंबर 2 है z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। हियर x is 1 and y is also 1. So r is equal to 1 square plus 1 square square root is equal to square root of 2 and theta is tangent inverse 1 by 1, that is tangent inverse 1, we get pi by 4. So z can be written as r cos theta plus iota sin theta, which is equal to square root of 2 into cos pi by 4 plus iota sin pi by 4. So this is the polar form of the complex number z. Now we discuss operations on complex numbers in polar form, जिसमें addition और subtraction बहुत ही सिंपल है। जैसे आप नॉर्मली ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं पोलर फॉर्म में भी उसी तरह से आपने एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर ली। दो जो ऑपरेशंस हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, उसको हम डिस्कस करते हैं। लेट z1 is equal to r1 into cos theta 1 plus iota sin theta 1 and z2 is equal to r2 into cos theta 2 plus iota sin theta 2 be any two complex numbers in polar form. तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, z1 multiply by z2, we get r1 r2 into, अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। सो वी गेट cos theta 1 cos theta 2 और ये अयोटा स्क्वायर माइनस 1 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। नेक्स्ट अयोटा साइन थीटा 1 कोस थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा 1 कोस थीटा 2 और प्लस अयोटा साइन थीटा 2 कॉस थीटा 1। तो अयोटा को मैंने कॉमन ले लिया है, वी गेट प्लस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2। और आप देख सकते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज बन गए हैं, r1 r2 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस अयोटा, और इसको अगर आप देखें तो इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म बन जाएगी। मीन्स दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 into z2 is equal to theta 1 plus theta 2, which can be written as argument of z1 plus argument of z2.
तो अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो कि बेसिकली पोलर फॉर्म में गिवन है उन्हें मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं जो उनके एंगल्स हैं वो ऐड हो जाते हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस हाउ टू डिवाइड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म। अगेन हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि z1 और z2 जो है वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और उनको डिवाइड करना चाहते हैं। z1 बाय z2 get r1 by r2 into cos theta 1 plus iota sin theta 1 divided by cos theta 2 plus iota sin theta 2। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, डिनोमिनेटर का आपने साइन चेंज करना है, मीन्स cos theta 2 माइनस आयोटा sin theta 2 और इसी से डिवाइड भी करना है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, वी गेट, अगर डिनोमिनेटर को आप देखें तो ये प्लस और ये माइनस, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वी गेट cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2। बेसिकली प्लस मैंने इसलिए कर दिया है कि माइनस आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 है तो यहाँ पर प्लस बन जाएगा, और न्यूमरेटर में cos थीटा 1 cos थीटा 2 और ये माइनस आयोटा स्क्वायर तो ये प्लस बन जाएगा साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। नेक्स्ट प्लस आयोटा टाइम साइन थीटा 1 कोस थीटा 2 और माइनस आयोटा टाइम cos थीटा 1 साइन थीटा 2। तो आयोटा को हमने कॉमन ले लिया है, वी गेट cos थीटा 1 साइन थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 साइन थीटा 2। तो डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 ये 1 बन जाएगा, सो वी आर लेफ्ट विद r1 बाय r2 इनटू, जहां तक अगर आप देखें तो ये cos थीटा 1 ये प्लस का साइन है तो cos में माइनस होता है, तो cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा और ये साइन थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस का साइन है तो ये माइनस ही रहेगा, वी गेट साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो डिवीजन के केस में आप देखें कि जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनके दरमियान सब्ट्रैक्शन का साइन आ गया, यानी अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो बेसिकली जो उनके आर्ग्यूमेंट्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो हियर वी कैन राइट आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 ओवर z2 is equal to theta 1 minus theta 2 which is equal to theta 1 is argument of z1 minus theta 2 is argument of z2। ये एक्सरसाइज का बेसिकली एक क्वेश्चन भी है जिसमें ये दो जो प्रॉपर्टीज यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन की हैं ये एक्सरसाइज में क्वेश्चंस में पूछी गई हैं। तो इन दो प्रॉपर्टीज को मजीद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करके इनको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हैं कि इनको अपने अप्लाई कैसे करते हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 बड़ी डिटेल के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने पॉइंट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स में प्लॉट करना सीखा है। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म, इसमें से भी एक पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कुछ और पार्ट्स इस क्वेश्चन से अब हम सॉल्व करते हैं, जैसा कि पार्ट नंबर 5 है, z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। इसके सबसे पहले आप रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करें, जिसके लिए हम इसे 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर लें। वी हैव 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर ओवर 1 माइनस आयोटा
square which is equal to 1 plus iota square minus 2 iota by 1. अब iota square minus 1 है तो ये plus 1 हो जाएगा, 1 plus 1. iota square is minus 1, so ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी. माइनस 2 iota बाई 2 विच इज़ इक्वल टू माइनस iota. इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखना बहुत ही आसान हो गया है क्योंकि इसमें रियल पार्ट ज़ीरो है, ज़ीरो माइनस iota, और आप देखें कि ये सिंपली यहाँ पर लाई कर रहा है, 0 माइनस 1. अगर हम इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंट करें तो ये कुछ इस तरह से होगा, और ऑब्वियसली इस लाइन पे जो एंगल है वो माइनस पाई बाई 2 होगा. तो इसकी जो पोलर फॉर्म है वो बहुत ही आसान हो गई है. लाइक वी कैन राइट z इज इक्वल टू, अब r इस केस में ऑब्वियसली 1 है क्योंकि 0 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर है तो r 1 होगा. सो इस केस में z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा. तो यहाँ पर जो r की वैल्यू है वो 1 है और थीटा माइनस पाई बाई 2 है. सो वी कैन राइट कोस माइनस पाई बाई 2 प्लस अयोटा साइन माइनस पाई बाई 2. तो दिस इज़ द पोलर फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो इस तरह के अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आएँ जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इन्वॉल्व हों तो पहले आप उन्हें रैशनलाइज करें या सिंपली उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करें. सेपरेट करने के बाद आप उसकी पोलर फॉर्म बनाएं. तो एक पार्ट और हम सॉल्व करते हैं, लाइक पार्ट नंबर 6 ही सॉल्व कर लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस अयोटा ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा. तो इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिवाइड कर लेते हैं 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा के साथ. मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, यू कैन राइट स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 अयोटा प्लस अयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा स्क्वायर ओवर 1 माइनस 3 अयोटा स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, क्योंकि यहाँ पर जो अयोटा स्क्वायर है वो माइनस 1 है तो ये प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3, 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, और माइनस 3 अयोटा प्लस अयोटा इज माइनस 2 अयोटा ओवर अयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, सो माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 4 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 अयोटा. अब इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो चुके हैं तो जहाँ से आप r और थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लें. हेयर r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 बाई 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर. ये बेसिकली मॉडुलस ऑफ z है विच इज इक्वल टू 3 बाई 4 प्लस 1 बाई 4, और ये 3 प्लस 1 4 बाई 4 विच इज इक्वल टू 1. सो इन दिस केस r इज 1 and theta is equal to tangent inverse y by x which is equal to minus 1 by 2 over square root of 3 by 2, which can also be written as tangent inverse minus 1 by square root 3. अब देखें, सबसे पहले आप इसको चेक करें कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो इट्स मीन z लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. अब फोर्थ क्वाड्रेंट के केस में टेंजेंट इनवर्स माइनस 1 बाई 3 जो है वो माइनस पाई बाई 6 के इक्वल हो. अब हमारे पास r और थीटा की वैल्यूज आ चुकी हैं, सो वी कैन राइट z इज इक्वल टू r इज 1 into cos theta, theta is minus pi by 6 plus iota sin theta. So this is the polar form of the complex number z. इसकी एक शॉर्ट नोटेशन भी है जिसे कहते हैं c iota s theta minus pi by 6. इस तरह से भी आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये एक शॉर्ट नोटेशन है जो पोलर फॉर्म के लिए यूज़ की जाती है. क्वेश्चन नंबर 2 का
एक और पार्ट हम सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 4। हियर z इज इक्वल टू -5/2 माइनस 5 स्क्वायर रूट 3/2 इंटू आयोटा। इस पार्ट को सॉल्व करने का मेरा पर्पस ये है कि आपको थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी आ जाए प्रॉपरली। जैसे इस केस में x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, सो z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जो थीटा की वैल्यू होती है वो पाई प्लस पाई/3 होती है। तो इस केस में थीटा आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 5 स्क्वायर रूट 3/2 ओवर 5/2। नेगेटिव साइन मैंने इसलिए नहीं लिखा कि ये दोनों ही माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 5/2 से कैंसिल हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट 3। अब टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट 3 होता है पाई/3 पे, लेकिन क्योंकि जी लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, सो इस केस में आप थीटा की वैल्यू ऐसे लिखेंगे, पाई प्लस पाई/3 विच इज इक्वल टू 4 पाई/3। बस मैं यही बताना चाह रहा था कि थीटा आपको कैलकुलेट करना आ जाए। बाकी तो क्वेश्चन वैसे ही है जैसे मैंने बाकी पार्ट सॉल्व किए हैं कि आप जी का मॉडुलस कैलकुलेट करें, मीन आर की वैल्यू कैलकुलेट करें, वो बहुत ही आसानी से आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। बस जो कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को वो थीटा की वैल्यू में है। सो थीटा इस केस में 4 पाई/3 होगा। बाकी अब आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, convert each of the complex numbers in the rectangular form, that is x plus iota y। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, जिसमें z इज इक्वल टू 4 cos 5 पाई/3 प्लस आयोटा साइन 5 पाई/3। तो 5 पाई/3 की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो आप देखें पाई/3 होता है 60 इंटू 5 मीन 300, और 300 होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो कोज फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो कोज की जो वैल्यू होगी 5 पाई/3 पे वो 1/2 होगी, और साइन की वैल्यू पाई/3 पे स्क्वायर रूट 3/2 होती है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी यही वैल्यू होगी बट नेगेटिव साइन आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 - 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ये इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म बन जाएगी। आप यहाँ पर कैलकुलेटर से भी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, जो डेसिमल्स में होंगी अब वो भी यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है, z इज इक्वल टू 3/2 इंटू कॉस 7 पाई/6 प्लस आयोटा साइन 7 पाई/6। अब यहाँ पर भी मैंने वही रूल यूज़ किया है कि पाई/6 पे जो कॉस की वैल्यू है वो स्क्वायर रूट 3/2 होती है, लेकिन 7 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये जो क्वाड्रेंट बनेगा वो थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्योंकि नेगेटिव होता है तो माइनस स्क्वायर रूट 3/2। इसी तरह से साइन की जो 7 पाई/6 पे वैल्यू है वो 1/2 है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, तो ये प्लस को मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया है। बाकी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है जिसमें लिखने का ज़रा अंदाज चेंज है कि z mod इज़ 7 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज़ 23 पाई/12। आर्ग्यूमेंट मीन जैसे यहाँ पर 5 पाई/3 है तो इसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर हम वो फार्मूला यूज़ कर लेते हैं पोलर फॉर्म वाला, z इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ z इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो थीटा की ये वैल्यू है 23 पाई/12, वो यहाँ पर मैंने रिप्लेस कर दी है। यहाँ पर मैंने इसको डिग्रीज में लिख लिया है। पाई इज़ 180 डिग्री, 180 को आप अगर 12 पे डिवाइड करेंगे तो 15 इंटू 23 करें तो 345 डिग्रीज। तो आप इसको इस तरह से सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, बाद में आप कैलकुलेटर से वैल्यूज़ कैलकुलेट करें और 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह का एक और पार्ट है, पार्ट नंबर 5। हेयर z mod इज 10/3 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज -17 पाई/12। यहाँ पर भी मैंने जैसे पार्ट 3 सॉल्व किया है इसी तरह से इसको सॉल्व किया है। -17 पाई/12, अब कॉज में नेगेटिव आए तो आप उसे प्लस से रिप्लेस कर सकते हैं, और पाई/12 मीन 15 है, 15 इंटू 17 करेंगे तो 255 आ जाएगा। बाकी आप कैलकुलेटर से इसे सिंप्लीफाई कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर द गिवन z1 एंड z2 फाइंड z1 प्लस z2, z1 माइनस z2, z1 इंटू z2 एंड z1 ओवर z2।
z1 कैन बी रिटन एज 9 इंटू, अब कोज 5 पाई/4 की जो वैल्यू है वो -1/√2 है। इसी तरह से साइन 5 पाई/4 की जो वैल्यू है वो 1/√2 विद नेगेटिव साइन है। तो इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया है z1 को, इसी तरह z2 को सिंप्लीफाई कर लिया है। नेक्स्ट हम ऐड कर लेते हैं z1 और z2 को, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर दिया है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड कर दिया है। और सिंपली आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो ये आंसर आ जाए। इसमें आप स्टार्ट से भी कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। z1 और z2 की वैल्यूज़ को आप कैलकुलेटर से पहले इवेल्युएट कर लें और उसके बाद उनको ऐड कर लें। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट भी आपने ऐसे ही करना है। हम इसका थर्ड केस देखते हैं, z1 इंटू z2। तो जब हमने आर्टिकल डिस्कस किया था तो आपने देखा था कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पोलर फॉर्म में गिवन हो तो जब आप उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके आर्ग्यूमेंट्स जो है वो ऐड हो जाते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। ये r1 r2 है यानी मॉडुलस की वैल्यूज़ हैं और जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उन्हें हमने ऐड कर दिया है और उसके बाद उसे सिंप्लीफाई कर लिया है। इसी तरह जो इसका फोर्थ पार्ट है z1 ओवर z2, तो ये भी हमने आर्टिकल में देखा था कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि पोलर फॉर्म में गिवन हो, अगर उन्हें आप डिवाइड करते हैं तो जो उनके आर्ग्यूमेंट्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये 5 पाई/4 माइनस पाई/3, इसी तरह ये साइन में भी 5 पाई/4 माइनस पाई/3। तो सिंपली मैंने क्या किया है, आर्ग्यूमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर लिया है और जो r1 और r2 थे वो डिवाइड हो जाएंगे। तो ये बड़ी सिंपल कैलकुलेशंस बन जाएंगे। आप चाहें तो इसे मज़ीद इवैल्यूएट भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर से इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हैं, आपने उन्हें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। और यहाँ पर भी z1 और z2 जो हैं वो पोलर फॉर्म में गिवन है। तो सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट आप उसे यूजुअल वे में करेंगे, लेकिन जब आप इसे मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करते वक्त आर्ग्यूमेंट्स को ऐड कर देना है और डिवाइड करते वक्त आर्ग्यूमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डिवाइड z1 बाय z2 एंड एक्सप्रेस इन x प्लस आयोटा y फॉर्म और रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो ये भी देखें क्वेश्चन नंबर 4 5 जैसा है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पोलर फॉर्म में गिवन है और हम इन्हें डिवाइड करना चाहते हैं। तो डिवाइड करने का सिंपल वही रूल है कि r1 ओवर r2 एंड देन आर्ग्यूमेंट्स जो है उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दें। तो cos 150 माइनस 30 करेंगे cos 120 प्लस योटा साइन 120 और ये कैलकुलेटर से आप इनकी वैल्यूज़ निकाल के सिंप्लीफाई कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है, उसे आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू -2 योटा। तो z मॉडुलस जो है वो -2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, सो 4 + 4 8 और 8 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज टेंजेंट इनवर्स y बाय x। यहाँ पर y -2 है और x भी -2 है विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1। वैसे तो आप देखें टेंजेंट इनवर्स 1 पाई/4 है, लेकिन आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का ख्याल करना है तो वो किस क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है। जैसे -2 योटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप पाई/4 नहीं लिख सकते, आप उसे लिखेंगे पाई प्लस पाई/4 विच इज इक्वल टू 5 पाई/4। तो इस केस में जो मॉडुलस ऑफ z है वो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z है वो 5 पाई/4 है और इसकी जो जनरल वैल्यू है उसमें आप 2 एंड पाई को ऐड करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द इक्वेशन आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार -2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2 पाई/3 इन कार्टेशियन फॉर्म वेयर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट गिवन है 2 पाई/3, यहाँ हम z बार को रिप्लेस कर लेते हैं x माइनस आयोटा y से। नेक्स्ट इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लें, x -2 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस y इक्वल टू 2 पाई/3। अब आर्ग्यूमेंट में क्या करेंगे हम, टेंजेंट इनवर्स y बाय x, y मीन कॉम्प्लेक्स पार्ट और x मीन रियल पार्ट, सो 1 माइनस y बाय x माइनस 2। टेंजेंट इनवर्स को राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो टेंजेंट 2 पाई/3 एंड टेंजेंट 2 पाई/3 इज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। क्योंकि देखें पाई/3 60 है, 60 पे टेंजेंट की जो वैल्यू है वो
स्क्वायर रूट ऑफ 3 होती है, लेकिन क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है 120 बन रहा है तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगा। उसके बाद आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर ले तो ये इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 भी कुछ क्वेश्चन नंबर 10 जैसा ही है। अगेन यहाँ पर भी आर्ग्यूमेंट गिवन है 9π/4। तो लेफ्ट हैंड साइड पे पहले हम जी बार को रिप्लेस कर लेते हैं x माइनस अयोटा y से, और उसके बाद इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट आप सेपरेट कर लें, लाइक x माइनस 1 प्लस 2 माइनस वाई इंटू अयोटा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी x प्लस 1 माइनस अयोटा y प्लस 2। ओके, अब यहाँ पर इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने के लिए, यानी इसको जिस तरह से रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखते हैं उसके लिए हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। डिनोमिनेटर का साइन चेंज करें, ये माइनस अयोटा है तो प्लस अयोटा कर लो, उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। इनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करें तो आपको जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो कुछ इस तरह से होंगी, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 5 प्लस अयोटा 4x माइनस 2y। और डिनोमिनेटर में देखें ये x प्लस 1 स्क्वेयर माइनस अयोटा स्क्वेयर प्लस हो जाएगा और y प्लस 2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 9π/4। अब आर्गुमेंट मीन टेंजेंट इनवर्स y/x, y मीन कॉम्प्लेक्स पार्ट और x मीन रियल पार्ट। डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन है तो वो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट टेंजेंट इनवर्स को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो टेंजेंट 9π/4। टेंजेंट 9π/4 को अगर आप देखें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इस वजह से इसकी वैल्यू जो है π/4 पे जो टेंजेंट की वैल्यू है वही होगी विच इज़ 1। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 4x माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 5, और इसको रीअरेंज करके लिखें तो एग्जैक्टली हमें एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 जो कि रिक्वायर्ड प्रूफ है, वही इक्वेशन हमें मिल जाएगी। क्वेश्चन 12 को भी अगर देखा जाए तो ये एग्जैक्टली जो पहले हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वैसा ही है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले आप z को x प्लस अयोटा y से रिप्लेस कर लें, उसके बाद इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करें, और आर्गुमेंट का जो फॉर्मूला है टेंजेंट इनवर्स y/x मीन कॉम्प्लेक्स पार्ट ओवर रियल पार्ट, तो वो यूज़ कर लें। उसके बाद यहाँ पर देखें टेंजेंट इनवर्स a माइनस टेंजेंट इनवर्स b टाइप जो है वो रिलेशन बन जाएगा, तो उसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से होता है, टेंजेंट इनवर्स a माइनस टेंजेंट इनवर्स b इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स a माइनस b ओवर 1 प्लस ab। तो वो फॉर्मूला यहाँ पर मैंने यूज़ कर लिया है। उसके बाद इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करके टेंजेंट इनवर्स को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये टेंजेंट 2π विच इज़ 0, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एग्जैक्टली आपको 2y इज इक्वल टू 3x जो कि रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो मिल जाएगी। जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस हैं, तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। लाइक क्वेश्चन नंबर 13 है, solve the equation z minus 2 iota mod is equal to modulus of z bar plus 2 for z is equal to x plus iota y। तो इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम z को रिप्लेस कर देंगे x प्लस अयोटा y से लेफ्ट साइड पे भी, और राइट साइड पे z बार है तो z बार मीन x माइनस अयोटा y। अब यहाँ पर क्योंकि मॉडुलस है तो मॉडुलस में क्या होता है कि रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट, तो इसके मैंने रियल और इमेजिनरी पार्ट रीअरेंज कर लिए हैं। इसके बाद ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट है तो दोनों तरफ से मैंने स्क्वायर रूट खत्म कर दिया है, और राइट साइड पे भी ये रियल पार्ट एक्स प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस वाई स्क्वायर, और उसको रीअरेंज करें सिंप्लीफाई करें तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो कुछ ऐसी होगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 विच कैन आल्सो बी रिटन एज x इज इक्वल टू माइनस वाई और y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये 3 क्वेश्चन बिल्कुल सेम हैं, 13, 14 एंड 15, आप इजीली इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y एंड w इज इक्वल टू 1 माइनस अयोटा z ओवर z माइनस अयोटा, शो दैट w mod is 1 implies z is real। जहां हम सेट कर लेते हैं w mod is equal to 1 मीन 1 माइनस अयोटा z ओवर z माइनस अयोटा mod is 1, और 1 माइनस अयोटा z इज x प्लस अयोटा y, और z माइनस अयोटा को मैंने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया है, x प्लस अयोटा y माइनस अयोटा। अगेन इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट रीअरेंज कर लिए हैं, और मॉडुलस है तो जैसे मैंने इस क्वेश्चन में मॉड को ओपन किया था सिमिलरली यहाँ पर भी आप इसके मॉड को ओपन कर लें। मॉड ओपन करने के बाद आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से y की जो वैल्यू है वो 0 होगी। अब y 0 मीन
x प्लस योटा y में जब आप y को 0 से रिप्लेस करेंगे तो z इज इक्वल टू x विच इज अ रियल नंबर. सो इफ w mod is 1 then z is real. Question number 17. If z1 and z2 are different complex numbers with z2 mod is equal to 1, find the modulus of z2 minus z1 over 1 minus z1 bar z2. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम देखते हैं. यहाँ पर देखें z2 मॉड 1 है तो ऑब्वियसली जो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा z2 बार, उसका मॉड भी 1 होगा, क्योंकि आप जानते हैं z मॉड इज इक्वल टू z बार मॉड. नेक्स्ट z2 माइनस z1 ओवर 1 माइनस z1 बार z2 मॉड कैन बी रिटन एज z2 माइनस z1 मॉड ओवर 1 माइनस z1 बार z2 मॉड. बेसिकली मैंने इन दोनों के जो मॉड हैं वो सेपरेट कर लिए हैं, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टी भी है कि अगर z1 ओवर z2 मॉड हो तो आप इसको लिख सकते हैं z1 मॉड ओवर z2 मॉड. तो इस प्रॉपर्टी को मैंने यूज़ कर लिया है. इसके बाद मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया है z2 बार मॉड के साथ, क्योंकि वो 1 है तो हम उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अगेन फिर से मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टी को यूज़ किया है कि अगर दो मॉड सेपरेट हैं तो आप उन्हें कंबाइन करके लिख सकते हैं, और जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर भी मैंने यही प्रॉपर्टी यूज़ की है, यानी z और z बार का जो मॉड है वो सेम होता है, तो वही प्रॉपर्टी मैंने डिनोमिनेटर में अप्लाई कर दी है. नेक्स्ट न्यूमरेटर में मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दी है, और यहाँ पर क्योंकि 1 रियल नंबर है तो वो एज इट इज़ रहेगा, और z1 z2 जो है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ जाएगी. फिर से यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टी यूज़ हुई है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर अगर कॉन्जुगेट है तो आप उन्हें सेपरेट करके लिख सकते. सेपरेट करेंगे तो z1 पे डबल कॉन्जुगेट आ जाएगा और z2 कॉन्जुगेट. अब ये z2 बार इंटू z2 कैन बी रिटन एज z2 मॉड स्केयर. यहाँ पर भी मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की इस प्रॉपर्टी को यूज़ किया है कि z बार इज इक्वल टू z मॉड स्केयर. ये प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की. तो ये क्योंकि गिवन है 1 है तो इसका स्क्वायर भी 1 होगा. सो न्यूमरेटर में जो वैल्यू बचेगी वो 1 माइनस z1 z2 बार होगा, और डिनोमिनेटर में z1 डबल कंजुगेट है तो ऑब्वियसली वो z1 होगा और z2 कंजुगेट. अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है तो आप इन्हें कैंसिल कर सकते हैं. कैंसिल करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, विच कंप्लीट्स द प्रूफ. नेक्स्ट जो दो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 19, इनमें हम ओहम्स लॉ को यूज करेंगे. इन क्वेश्चन नंबर 18, एन एसी सोर्स सप्लाइज अ वोल्टेज ऑफ V टू अ सर्किट विद इम्पीडेंस Z ओहम्स. इम्पीडेंस मीन यहाँ पर रेजिस्टेंस है. कैलकुलेट द करंट इन पोलर फॉर्म. यहाँ पर आप देखें कि जो V है वो भी पोलर फॉर्म में गिवन है और Z पोलर फॉर्म में गिवन नहीं है, तो उसे भी हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे. और जैसा कि आप जानते हैं कि ओहम्स लॉ में V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो R यहाँ पर Z है, सो वी हैव V इज इक्वल टू आई Z. इस क्वेश्चन में V गिवन है और हमें पता है कि V इज इक्वल टू आई Z, सो I इज इक्वल टू V बाय Z. अब जो V है वो तो ऑलरेडी पोलर फॉर्म में है, तो Z को हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. उसके लिए हम Z का मॉड कैलकुलेट करते हैं जो कि 1 है, और थीटा कैलकुलेट करेंगे टेंजेंट इनवर्स y बाय x वाले रिलेशन से. तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो पाई बाय 3 है, सो Z कैन बी रिटन एज R विच इज़ 1 इंटू कोस पाई बाय 3 प्लस योटा साइन पाई बाय 3, और इस वैल्यू को यहाँ पर हम रिप्लेस कर लेते हैं V बाय Z में. और यहाँ पर हमें पता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में गिवन हो और उन्हें आप डिवाइड करते हैं तो उनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो सबट्रैक्ट हो जाते हैं. सो यहाँ पर कोस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3 आ जाएगा, प्लस योटा साइन पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3 आ जाएगा. सो जब डिवाइड करते हैं तो इस तरह से आर्ग्यूमेंट्स को सबट्रैक्ट कर लेते हैं. अब इसे आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करें तो ये कॉज माइनस पाई बाय 12 प्लस योटा साइन माइनस पाई बाय 12, और कॉज में आप माइनस पाई बाय 12 को प्लस लिख सकते हैं और साइन में माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा, तो माइनस योटा साइन पाई बाय 12. तो इस तरह से जो करंट है वो इन एम्पेयर्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं इन पोलर फॉर्म. क्वेश्चन नंबर 19 में Z की वैल्यू गिवन है 3 माइनस 6 अयोटा ओहम्स और V गिवन है 90 प्लस 30 अयोटा वोल्ट्स, और हमने I यानी करंट कैलकुलेट करना है इन बोथ पोलर एंड रेक्टेंगुलर फॉर्म. अगेन वी यूज द रिलेशन
v इज इक्वल टू आई जी और i इज इक्वल टू v बाय z। अब v और z दोनों रेक्टेंगुलर फॉर्म में गिवन है, तो इन्हें आप डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करेंगे तो जो i की वैल्यू है वो 2 + 14 अयोटा अम्पेयर्स, और ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स या रेक्टेंगुलर फॉर्म में i की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट इसी को आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। उसका तरीका हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि आप इसका मॉडुलस कैलकुलेट करें और थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें और उसको सिंपली रिप्लेस कर दें r cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा वाले फार्मूला में। तो इस तरह से ये i की जो वैल्यू है वो पोलर फॉर्म में आ जाएगी। जो लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 20, 21 एंड 22, ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चन हम मैट्रिसेस वाले चैप्टर में भी सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 20 में है कि इनक्रिप्ट द वर्ड कोड बाय मल्टीप्लाइंग द कॉम्प्लेक्स इनक्रिप्शन की, देन डिक्रिप्ट इट बैक टू द ओरिजिनल वर्ड। तो यहाँ पर हमने इनक्रिप्शन करनी है मल्टीप्लिकेशन के साथ, और डिक्रिप्शन ऑब्वियसली अगर मल्टीप्लाई किया है तो इसे रिवर्स करेंगे, तो हम इसे डिवाइड करेंगे और डिक्रिप्शन कर लेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 21 में है कंसीडर द कॉम्प्लेक्स इनक्रिप्शन की, इनक्रिप्ट द वर्ड क्विज एंड देन रिकवर द ओरिजिनल वर्ड यूजिंग द इनवर्स ऑफ द की। अब देखें लिखने का अंदाज चेंज है। क्वेश्चन नंबर 20 और 21 एग्जैक्टली सेम है कि आपने इनक्रिप्शन करने के लिए मल्टीप्लाई करना है और डिक्रिप्ट करने के लिए अगेन आप के से डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 के केस में अगर आप देखें तो इनक्रिप्शन की जो है वो ऐड करनी है, यानी ऐड करके आपने वर्ड को इनक्रिप्ट करना है, और डिक्रिप्ट करने के लिए हमें ऑब्वियसली यहाँ पर के को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप देखें कि अगर मल्टीप्लिकेशन से आपने इनक्रिप्शन करनी है तो डिक्रिप्ट करने के लिए आप डिवाइड करेंगे, और अगर एडिशन के साथ आपने इनक्रिप्शन करनी है तो डिक्रिप्ट करने के लिए हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं, देन क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आपने कुछ इस तरह से पहले टेबल बना लेना है कि जो हमारा लेटर है वो क्लास है CLASS, इसके लिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, अब आपने अल्फ़ाबेटिकली देख लेना है कि सी की पोजीशन क्या है। जैसे सी की जो पोजीशन है वो ABC, थर्ड पोजीशन पे सी है तो सी के लिए हम 3 लिखेंगे। इसी तरह एल जो है वो 12th पोजीशन पे है तो एल के लिए मैंने 12 लिख लिया है। सिमिलरली A 1 है और S 19 है, और इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में देखें तो ये 3 + 0 योटा 12 इज़ 12 + 0 योटा एंड सो ऑन। इनक्रिप्ट करने के लिए यानी अब हमने बेसिकली जो वर्ड था क्लास उसको छुपाना है, उसको इनक्रिप्ट करना है कि उसे किस कॉम्प्लेक्स नंबर से शो करें। तो यहाँ पर क्योंकि हमने इनक्रिप्शन की को ऐड करना है तो सिंपली इस जी में आप के को ऐड कर देंगे, और के की वैल्यू है -3 + 4 अयोटा, तो ऐड करेंगे तो ये बेसिकली 4 अयोटा आ जाएगा। तो सी जो है वो इनक्रिप्शन के बाद 4 अयोटा बन गया है, यानी बेसिकली हमने सी को छुपा दिया है, कोड कर दिया है कि 4 अयोटा सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह एल के लिए जो इनक्रिप्शन बनेगी वो 9 + 4 अयोटा, देखिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन गई है कि 9 + 4 अयोटा जो है वो एल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली ये यहाँ पर क्या है, कोड हो गया है, यानी छुप गया है वर्ड। एंड सिमिलरली फॉर AS एंड एस के लिए भी हम इनक्रिप्शन करेंगे तो ये -2 + 4 अयोटा एंड सिमिलरली 16 + 4 अयोटा फॉर एस। तो इस तरह से ये बेसिकली इनक्रिप्शन बन गई, यानी कोड बन गया है। और नेक्स्ट तो इसका रिवर्स केस है कि आपने इसको डिक्रिप्ट बैक करना है, तो Z + K जो कि बेसिकली ये वैल्यूज़ हैं, और इसमें आप के को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अगेन जो नंबर बनेंगे वो 3, 12, 1, 19 एंड 19 जो कि CLASS को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इसे डिक्रिप्ट बैक कर देंगे, यानी डी कोड कर देंगे, और दोबारा से हम देखें लेटर मिल गया है CLASS। तो बेसिकली ये क्रिप्टोग्राफी है, क्रिप्टोग्राफी की एप्लीकेशन है कि किस तरह से मैसेजेस को कोड या डी कोड किया जाता है। तो हमने मैट्रिसेस के केस में भी क्रिप्टोग्राफी को देखा था, और यहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में क्रिप्टोग्राफी की एप्लीकेशन को देखा है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं, जिसमें इंक्रिप्शन की जो है उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो इस केस में जो वर्ड है वो कोड है CODE, और इसके लिए भी हम पहले कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे, यानी अल्फ़ाबेट्स की जो पोजीशन है वो नंबर्स हम यहाँ पर लिख लेंगे, और इनक्रिप्ट करने के लिए हम के से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर के की जो वैल्यू है वो 2 - अयोटा है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 - 3 अयोटा। अब देखें 6 - 3 अयोटा सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इनक्रिप्शन के बाद सी जो है वो 6 - 3 अयोटा बन गया, यानी कोड हो गया है बेसिकली। सिमिलरली ODE के लिए जो इनक्रिप्शन बनेगी वो 30 - 15 अयोटा, 8 - 4 अयोटा एंड 10 - 5 अयोटा।
और डिक्रिप्ट बैक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमने इंक्रिप्शन के लिए मल्टीप्लिकेशन यूज़ की थी, तो डिक्रिप्ट बैक करने के लिए आप यहाँ पर के से डिवाइड करेंगे, यानी जो इनक्रिप्टेड मैसेज है उसको आप के से डिवाइड करेंगे। तो के है यहाँ पर अगेन 2 माइनस अयोटा, तो 6 माइनस 3 अयोटा को 2 माइनस अयोटा से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 3 होगी, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। और लेटर्स अगेन हमें CODE मिल जाएंगे। तो इस तरह से इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन मल्टीप्लिकेशन के साथ भी की जा सकती है, और इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ भी की जा सकती है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.5 हमने कंप्लीट कर ली है। आज हमारा जो चैप्टर 1 था वो भी कंप्लीट हो गया है। हमने डिटेल के साथ हर आर्टिकल को डिस्कस किया, और एक्सरसाइज 1.1 से 1.5 तक तमाम एक्सरसाइजेज को हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट होपफुली हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फंक्शंस एंड ग्राफ्स। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।